शशि थरूर जी, स्वागत है आपका। इस बार बजट जब पेश किया गया था तो तालियां बहुत बजी हैं आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब ये देखना है ये आपके लिए है, आपकी हिंदी के लिए है। अरे मेरी हिंदी अनफॉर्चुनेटली आपको जरा सा इंग्लिश सुनना पड़ेगा। बजट जब पेश किया गया और पहली प्रतिक्रिया जब किसी विपक्षी नेता की, किसी विपक्षी चेहरे की थी, तो सबसे पहला माइक पहुंचा शशि थरूर के शायद मैं पहले निकला वहां से, बस वही कारण होगा। और उन्होंने सीधे खारिज नहीं किया बजट को। क्यों सीधे खारिज नहीं किया? देखिए, मुझे तो 1-2 मिनट रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मनरेगा का नाम नहीं सुना, मैंने कहा कि महंगाई के बारे में कुछ नहीं सुना, बेरोज़गारी के बारे में कुछ नहीं सुना। एक अच्छी चीज़ सुना तो वो कहना पड़ा कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए समर्थन देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में लोग पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए मौका दे दे, तो इसलिए एक अच्छी चीज़ जो मैं सुना, डिजिटल लाइब्रेरी, बस वो तो उसको भी तारीफ़ की बस। पर बजट आपको अच्छा लगा था? नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी हम सोचे उनके ओमिशन ज़्यादा तौर से विजिबल हो गए। आप देखिए कि हमारी जो सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए हमारे देश में, ये पहली बार है कि कुल मिला के हमारे देश के सारे सोशल वेलफेयर मेजर्स को गिनेंगे तो 20% जीडीपी से कम हो गया है पहली बार। क्योंकि हमारा देश तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं जो गरीब है, जिनके सरकार के समर्थन की ज़रूरी है उनकी जीने के लिए। और जब हम देखते हैं कि सारे सोशल वेलफेयर मेजर्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो बच्चों के लिए हैं, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री, या अब लेबर मिनिस्ट्री भी देखिए, सारे में कट कर किया हुआ है बजट में। तो हमें लग रहा है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग हो गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि हमें रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स सब हो जाएंगे, हाईवे बनाएंगे, लेकिन विकास तो जनता के लिए होनी चाहिए ना। हर आदमी के पास हाईवे में चलाने के लिए गाड़ी नहीं है, लेकिन हर आदमी को, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जीने के लिए जो समर्थन चाहिए वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। मनरेगा आप देखिए, ये पहली बार है, अभी मनरेगा तो अभी 12-13 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। इस 15 साल में मनरेगा में इतना कम एलोकेशन कभी भी नहीं हुआ। और ये अजीब है क्योंकि पिछले साल की बजट में जब निर्मला सीतारामन जी, उसने आंकड़े दी थी मेरे ख्याल में 73,000 करोड़ ऐसे कुछ था, मैंने कहा देखिए ये नहीं चलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर वापस आएंगे इसी सदन को और पैसे मांगने के लिए, क्योंकि मनरेगा का डिमांड इससे बहुत ज़्यादा है। वो लोग कहा नहीं 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 ये काफ़ी है, और जैसे मैंने कहा वापस आए और 89,000 करोड़ तक पैसे मांगना पड़ा। अब इसके बाद आप 60,000 अब कैसे गिराएंगे? अभी सरकार का बहाना क्या, जब मैंने ये क्रिटिक करना लगा, सरकार का बहाना है डिमांड कम हो गया है। डिमांड कम नहीं हुआ है, मैं आंकड़े ये भी पढ़ के आया हूँ, क्योंकि पैंडेमिक के पहले, जो कोविड के पहले हमारे जो जितने भी डिमांड थे मनरेगा के लिए, 21% ज़्यादा है उससे आजकल। और अगर आप पूरा डिमांड के लिए हमारे नियम के अनुसार 100 दिन का काम एक गरीब आदमी को देना है ग्रामीण इलाके में, तब तो आपको 1,30,000 करोड़ की ज़रूरत है। आप उसके आधा भी नहीं मांगा है इस साल। तो या आप लोगों को काम नहीं देने वाले हैं, या अगर काम देंगे तो उसका डबल पैसा आपको मांगना पड़ेगा कुछ महीने के बाद। तो इस किस्म के बजट क्यों कर रहे हैं आप ज़रा सा रियलिज्म के साथ कीजिए ना, कि आपके आंकड़े हकीकत को ज़रा रिफ्लेक्ट करें। ये इसमें नहीं है। वेलफेयर बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको? वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। जैसे कि सरकार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको पता है, लाभार्थी को जाके बोलते हैं कि आपका समर्थन चाहिए, देखिए कितने किए सरकार आपके लिए, लेकिन जब बजट सारे काटे जा रहे हैं तो कहाँ है आपका वेलफेयर? पर कोविड के बाद ऐसा लगा था कि फ्री अनाज बंद कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे देखिए, फ्री अनाज अब देंगे, अगर किसी को काम देंगे वो तो उससे बेहतर है। अगर आपको अर्थव्यवस्था की हालत को बेहतर नहीं कर सकेंगे, बिजनेसों को हमारे देश में अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो ठीक है, कम से कम मनरेगा के रूप में से ग्रामीण देश में काम करने का मौका दे दीजिए, कि आदमी को काम करके कुछ तनख्वाह मिले और ज़रा सा अपने स्वाभिमान से ज़रा जीत सके। आप सिर्फ अन्न देने से क्या फ़ायदा? वैसे भी अन्न को, मतलब रसोई घर में आपको शायद सिर्फ अन्न नहीं, आपको तेल भी चाहिए, आपको नमक भी चाहिए, आपको मिर्च भी चाहिए, कुछ सब्जी भी चाहिए, और ये सब आप बाजार में खरीदने जाएंगे कि तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है आजकल। लाभार्थी का जिक्र आपने किया, इसीलिए मैं जो कांग्रेस का नया फोकस है
पेंशन स्कीम को लेके, जिसको लेकर जो अर्थशास्त्री हैं तमाम वो ये भी कह रहे हैं कि ये फिजिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा बोझ डालेगा। आपकी अपनी राय इस पर? देखिए, राजनीति में कभी कभी कुछ चीज़ें तय करते हैं आज के लिए, जिसका बिल शायद 20, 25, 30 साल के बाद आएगा। मैं भी मानता हूं कि लॉन्ग टर्म पे हमें तो देखना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में शायद हमारे अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगा, कि हमें ज़्यादा रेवेन्यूज़ मिल जाएंगे। और कांग्रेस का लॉजिक ये है कि जब सरकार को रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं कि इसको खर्च किया जाए टू हेल्प दोज हु डोंट हैव इनफ। हमारे लोग ऐसे हैं जिनको देखिए, एक आदमी जो तनख्वाह पे जीता है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे जीता है, अगर उनके ये जो नए पेंशन स्कीम के अनुसार जीना है तो काफ़ी कठिन है। और इसलिए बहुत लोग चाहते हैं कि अगर एक चॉइस है तो वो ओल्ड पेंशन की स्कीम पे वापस जाना चाहते हैं। जब इतना पॉपुलर डिमांड है तो एक राजनीतिक पार्टी भी सोचते हैं कि अगर हम लोगों के प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो उनके मांग को हम तो समझना चाहिए। और ये है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में है। चलिए, ये बार का जो बजट है, वेलफेयर आपको नहीं दिखा है इसमें, पर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार पैसे डाल रही है उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो हिस्सा आपको ठीक लगा है बजट का? देखिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। मैं गडकरी साहब को बिल्कुल सम्मान दिया है कि इसने इस काम को बिल्कुल सिंसेरिटी से काम किया है। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है ना, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, आप देखिए कि पब्लिक हेल्थ, कोविड के समय बहुत बातचीत हुई कि हमारे ये स्वास्थ्य के कारण हमारे देश में पब्लिक हेल्थ के खर्च बहुत बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएं? अभी भी हम जीडीपी के 2.5% से कम है पब्लिक हेल्थ में। दूसरे देशों में 3, 4, 5% तक खर्च हो जा रहा है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मैं तो केरल से आता हूँ, वहाँ हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हमारे तालुका अस्पताल जो है, उसमें तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, दवाइयाँ हैं। क्या हम ये कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत के लिए कि हर तालुक अस्पताल में, पहली बात है कि हर तालुक में अस्पताल है, और अगर है तो क्या उसमें डॉक्टर्स हैं, उनके पास दवाई है चिकित्सा करने के लिए? अगर ये नहीं है तो उस पर प्रायोरिटी देना चाहिए था। एलोकेशन तो बढ़ाया है, पर नहीं बढ़ाएं, लेकिन किधर तक बढ़ाएंगे आप? हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे आंकड़े काफ़ी नहीं थे। मेरे ख्याल में कोविड के पहले 1.7 या 1.9 ऐसे कुछ था जीडीपी के, तब 2.5 तक करना चाहिए था, वहाँ तक नहीं पहुँचा। और लोग बहुत साल से कह रहे हैं कि हमारे जैसे देश में कम से कम 3% होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए, 3% होने चाहिए एजुकेशन के लिए, दोनों अब तक नहीं पहुंचा। तो हम पूछेंगे, ठीक है, अच्छी बात है कि आप हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बनाने के लिए, ये कैपेक्स के नाम पे साधारण लोग की ज़रूरतों के पैसे नहीं खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? नहीं, पर गवर्नमेंट ने तो कहा ना कि देखिए हमने टैक्स में भी चेंज किया है, 7 लाख तक एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो नया टैक्स स्कीम, क्योंकि अभी 2 टैक्स रिजीम है। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम में चलते थे, आपको अच्छी बात, आपको पता है कि आपके जो 5 लाख का वो जो डिडक्शन मिल जाते थे, उसके ऊपर आपका पेंशन भी डिडक्ट कर सकते थे, आपका हाउस रेंट अलाउंस डिडक्ट कर सकते थे, आपका कोई इंश्योरेंस है तो वो भी डिडक्ट कर सकते थे। कुल मिला के आपको 7.7 लाख तक आपको डिडक्शन मिल रहे थे, और अभी नए सिस्टम में सिर्फ 7 मिलेंगे, और कोई भी डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस, कुछ भी नहीं आप उसमें शामिल कर सकते हैं। सिर्फ 7 लाख ही है। तो मेरे ख्याल में सरकार के लिए वो बेहतर है ये नई स्कीम, लेकिन साधारण सैलरी मैन जो कहते हैं जापान में, जो तनख्वाह लेके काम करते हैं और जो कभी कभी उनको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस या सरकार, ये कंपनी की तरफ से शायद कुछ पेंशन कंट्रीब्यूशन या कुछ इंश्योरेंस, ये सब टैक्स फ्री हमारे पुराने सिस्टम में मिल रहा था। तो आप ये भी सोच लीजिए कि अगर आप डिडक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि 7 लाख 5 लाख से बेहतर है, हाँ, लेकिन 7 लाख तो 7.7 से बेहतर नहीं है। कोविड से निकलते हुए दुनिया भर की अलग अलग इकोनॉमीज को सबने देखा है। अगर आईएमएफ हिंदुस्तान को सबसे ऊंचे रखता है उसमें, तो और सरकार खुश होती है, तो क्या आप एक हिंदुस्तानी के तौर पर खुश हैं, या आपको वहां भी? मैं खुश हूं कि अंत में अच्छा हो गया, लेकिन शुरुआत में 2020 में जो लॉकडाउन किए हमने क्रिटिसाइज किए, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि बिना सोच समझ के
हर जगह पे लॉकडाउन किया, माइग्रेंट वर्कर्स को कितने तकलीफ हो गए आपको सब याद है। सेकेंड कोविड वेव के पहले जब हमारे देश थे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स में प्रथम स्थान पे, तो सरकार को काफ़ी वैक्सीन्स ऑर्डर करने का मौका था, वो मौका नहीं इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में सरकार सिर्फ 11 मिलियन मतलब 1.1 करोड़ वैक्सीन्स को ऑर्डर किया था पूरे 2020 में, और 2021 में जब कोविड का जो खतरनाक सेकेंड वेव आए, देश तैयार नहीं थे। और आपको पता है गंगा के दोनों बैंक्स में कितने सारे फ्यूनरल पायर्स देखे थे हम, ये वो आग जलते हुए हमारे सारे उम्मीद भी उसके साथ जल गए। उसके बाद सरकार ने ठीक किया, मैं मान लिया। उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग किया, जितने भी ऑर्डर्स दे दिए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमारा जो कोविड ऐप है, ये बहुत अच्छा ऐप है कि आपका डिटेल्स लगा दीजिए, तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये सब तो बहुत बहुत अच्छा किया। लेकिन वो पहले जो 1.5 साल कोविड के शुरुआत के बाद जैसे ने सरकार काम किया, मेरे ख्याल में इनमें जो डिफिशेंसीज है, सरकार को इतनी मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए कि देख के समझ ले कि हमने गलती की है, मानना चाहिए। इस सरकार का एक दूसरा प्रॉब्लम है कि कभी भी अपनी गलतियां को मानते नहीं है, सब कुछ सब चंगा सी जैसे कहते हैं ना, यही बात है ये सरकार की। तो ठीक है, अंत में मैं भी तारीफ देता हूँ कि अंत में ठीक हो गया, लेकिन 1.5 साल में जितने भी देहांत हो गए, जितने भी सफरिंग लोगों के ज़िंदगी में हो गया था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अभी जो सरकार ने हमें हमारे देश में की बेइज्जती की है आंकड़े बदलने की कोशिश में। आपको पता है कि WHO ने कहा कि जो भारत से आंकड़े आ रहे हैं ये कोविड के मौत के आंकड़े, कि द रियलिटी इज़ 3 to 5 times as bad as this। तो ये सोचेंगे तो मतलब हमारे देश जो पहले स्टैटिस्टिक्स में तो पूरा दुनिया हमें सम्मान देते थे, अब देखिए क्या हालत हुई है सरकार की। तो सारे कुछ पब्लिक रिलेशंस के बारे में सोचना बंद करके यथार्थ के बारे में बात कीजिए सरकार। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार। लेकिन शशि थरूर जी, आपने मतलब तारीफ भी कर दी है सरकार की, मतलब अरे अंत में जो हुआ, मुझे भी 2-3 वैक्सीन मिल गए सरकार की तरफ से, मैं क्यों कहूँ कि काम नहीं किया। वैक्सीन तो अंत में मिला। अब कोविड ऐप पार्टी के अंदर ये स्वीकार्य है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आप तारीफ भी कर सकते हैं। मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं तो ऑफिशियल हालत में नहीं, मैं तो आपने मुझे एक व्यक्ति के रूप में बुलाया, मैं आया हूँ मैं बोलने के लिए। मेरा जो ओपिनियन है, ये व्यक्ति का ओपिनियन है। ऐसे अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अगर कुछ और कहेंगे तो मैं मान लेगा कि कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन में शायद थोड़ा सा फर्क है। पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है अभी, और आने वाले भी दिन कैसे होंगे पता नहीं। ये अडानी वाला जो इशू है, जिसकी वजह से इसे अमृतकाल का नहीं मित्रकाल का बजट कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन है, ये कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट नहीं चलेगा। लोग सोचते हैं कि शायद अब बजट पर चर्चा हो, ये सारी चीज़ें जो शायद यहाँ के मंच पर सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को संसद के अंदर से ही आवाज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल, यही मेरी राय भी है कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सारे विषय की चर्चा हो जाए, क्योंकि संसद तो इसके लिए ही है, विषय चर्चा करने के लिए। हम तो करेक्टली कहा 2 सेशन से कि सरकार क्यों नहीं चाहते हैं कि चीन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करने देते हैं। चीन हमारी सीमाएं के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं 3-4 जगह पे, और सरकार कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। संसद तो किस काम के लिए है जब हमारे देश में इतने बड़े खतरे हैं चीन की तरफ से? ये चर्चा होना चाहिए था। इसी किस्म के चर्चा होनी चाहिए था महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में। बेरोज़गारी में जब से 1930 से हम आंकड़े लिख रहे हैं, इतनी बुरे आंकड़े कभी भी नहीं हुए भारत के इतिहास में, बेरोज़गारी के आंकड़े, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई पार्लियामेंट में। तो हम सोचें कि संसद किस काम के लिए? क्या आपके लिए एक नोटिस बोर्ड बन गया क्या संसद? या आप चाहते हैं कि आप लोग चर्चा नहीं कर रहे? नहीं, तो इस विषय पे ये जो राजनीतिक नेताओं जो विपक्ष के सारे मिले, मैं तो उनके साथ नहीं थे, लेकिन मैं समझा, वो लोग कहा कि एक चीज़ हमें बोलने दीजिए कि इस विषय पे, क्योंकि हमें कोई शक है कि कुछ सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक JPC की अपॉइंटमेंट हो जाए और इस विषय पे चर्चा भी हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। तो सरकार ये मानने के लिए नहीं तैयार है, और स्पीकर साहब भी मौका नहीं दे रहे हैं विपक्ष को कि ये कहने के लिए कि इस विषय पे उनकी सोच क्या है। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के दूसरे पार्टियों के कि देखिए 2-3 दिन आपने ये आपका बिल्कुल सख्त रिजॉल्व दिखा दिया, और ये ठीक भी है
कि ऐसे विषयों को संसद के अंदर ना चर्चा करना ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अभी पूरा देश देख लिया कि हमारे फीलिंग्स कितने स्ट्रांग हैं। अब तो आगे चले, क्योंकि अभी जो मोशन ऑफ थैंक्स आने वाला है राष्ट्रपति के भाषण के बारे में, हमें उस पर जवाब देने में सारे विषय उठा सकेंगे। फिर उसके बारे में, उसके बाद बजट की चर्चा जो होगी, बजट के बारे में हम सारे विषय उठा सकेंगे। तो पार्लियामेंट एक मंच है जो विपक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार को कितने सारे मंच हैं, सारे मंत्रियों को कितने सारे पोडियम्स मिल जाते हैं, कहाँ कितने मौके हैं लोगों से बात करने के लिए। लेकिन हमारे लिए पार्लियामेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है विपक्ष के लिए, और मैं चाहता हूँ कि विपक्ष इसको पूरा इस्तेमाल करें। उनका लॉजिक भी मैंने समझ लिया अब तक, लेकिन मेरे ख्याल में आज दोपहर से या कल सुबह से फिर चर्चा करना अच्छा होगा, उचित होगा हमारे देश के। यानी सरकार और विपक्ष दोनों को कोशिश करनी होगी, या आपको ये लगता है कि सरकार नहीं बोलने दे रही? देखिए, हम तो जो देखे हैं अभी 14 साल की सरकार को ज़्यादा ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं जिसके ऊपर उनके लिए कुछ एम्बैरसमेंट हो सकते हैं। सरकार चाहते हैं कि उनके तरफ से जो कुछ अच्छी तरह वो बोल सकते हैं कि हमने ये किया वो किया, तारीफ दे दीजिए, लोग डेस्क को मारेंगे जैसे चीन में हो जाता है, उससे बहुत खुश होंगे हमारे सरकार। अडानी के केस में आप कह रहे हैं कि उनको एम्बैरसमेंट हो सकता है चर्चा? बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार, आजकल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हर रोज़ 3 प्रश्न निकल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो अगर सामाजिक माध्यम में पूछ सकेंगे, तो अगर पार्लियामेंट में यही प्रश्न पूछा तो कौन जवाब देगा, और जवाब देने के लिए क्या तैयार है सरकार? तो मेरे ख्याल में सरकार इस विषय पे चर्चा नहीं चाहते हैं। वो अब तो ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि अगर चाहती थी तो दो दिन पहले भी वो मान सकते थे कि ठीक है, इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट कर देंगे, उसके बाद एक जेपीसी अपॉइंट की, जेपीसी का मतलब है संसद में एक जॉइंट कमेटी, और वहाँ चर्चा हो जाए, तय हो जाए, ठीक हो जाएगा। वो शब्द नहीं मान लिया सरकार ने। सरकार ने क्या कहा, हम नहीं करेंगे, इस विषय रेलेवेंट नहीं है, पहले दूसरे डिबेट हो जाए। और पार्लियामेंट में तो मेरे ख्याल में हर चीज़ के लिए उनका जगह होना चाहिए। मैं भी मान लिया कि ऐसे विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और हमारे मोशन ऑफ थैंक्स और हमारे जो बजट, इन दोनों विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ सरकार तय करेगी कि जिस विषय से हम संतुष्ट हैं आप इस पे चर्चा कीजिए, एक दूसरे बातों को आप अलग रखिए। ये मेरे ख्याल में नहीं चलते हैं। दूसरे लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है दुनिया में, हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम से कम एक दिन विपक्ष को हक देता है विषय उठाने के लिए। हमारे पार्लियामेंट में ये नियम नहीं है, तो इसलिए सरकार इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी एक पार्टी का मित्र होता नहीं है, और वही चीज़ दिखाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह मंच पर दिखे हैं वो भी। देखिए, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अडानी साहब का 2 प्रोजेक्ट है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ। हमारा एक पोर्ट भी है और एक एयरपोर्ट भी है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। सरकार की सिस्टम में कुछ गलतियां हैं तो उसके बारे में जानने का हक है विपक्ष को, और उसके बारे में प्रश्न पूछने का हक भी है। उसके बाद आप जवाब दे दीजिए, बोलिए कि हमारे सिस्टम परफेक्ट है, सुनाई दीजिए जनता को। देखिए, जब संसद के अंदर एक चर्चा होती है तो जनता को सुन के अपने ही डिसीजन बना सकते हैं ना। आप लोग हैं जज और जूरी, आप सुन लीजिए। लेकिन अगर सुनने का मौका नहीं है तो आप कैसे तय करेंगे कि यथार्थ क्या है? मैं वापस बजट की तरफ आती हूँ। एक 5 ट्रिलियन का एक आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया जाता है, अचीवेबल आपके हिसाब से है? और अगर बजट एक जरिया हो सकता है उसे हासिल करने का, तो ये बजट उसके करीब क्या हमें ले जाता है? देखिए, पहली बात यह है, ये 5 ट्रिलियन अब लोग को समझना चाहिए। इसका मतलब है 5 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए, और ये उससे भी ज़्यादा, सॉरी 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज़रा सा ज़्यादा, क्योंकि अभी डॉलर 82 ऐसे कुछ हो गए। तो ये टारगेट जो सरकार ने हमें दिखाए थे, कब दिखाए और किस साल तक होने वाला था? सरकार, कोविड आया, पर मैं बीच में कोविड आया, लेकिन सरकार ने क्या कहा, 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर। ये तो नामुमकिन है, आप भी मान लिया कि कोविड के कारण, लेकिन कोविड के पहले नोटबंदी के बाद ही मेरे ख्याल में ये नामुमकिन बन गया। लेकिन ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी क्या कह रहे हैं, 2030 के बाद। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक जीडीपी बढ़ जाने से वी कैन स्लैप आवरसेल्व्स ऑन द बैक, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है, राइट? क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर एक उदाहरण ले ले रोज़गार के,
एक ज़माने में जब 1% GDP बढ़ जाता था उसके साथ 2 लाख रोज़गार भी हो जाते थे। आजकल ये नहीं है, क्योंकि हमने ये नया फिनोमेनन देखा है IT के ज़माने पे कि टेक्नोलॉजी के साथ जो ग्रोथ होती है अर्थव्यवस्था में, उसके साथ काम नहीं आते, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। तो जब ग्रोथ होती है लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ जाते हैं तो आम आदमी की पॉकेट में कितने पैसे हैं? अगर हम सब बैठे हैं यहाँ और मुकेश अंबानी साहब इस कमरे में आ गए तो टेक्निकली हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही है सिस्टम ना कि एक अमीर आदमी आ गया तो उनका तनख्वाह भी, उनके एसेट्स भी हमसे ऐड करके पूरा बोले देखिए आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, आप खुश हो जाइए। लेकिन जिस मिनट वो इस कमरे छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे पर कैपिटा इनकम फिर नीचे हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। आप ये बड़े बड़े आंकड़े दिखाइए लोगों को, अच्छी बात है, देश को पर कैपिटा इनकम बढ़ना और GDP बढ़ना अच्छी बात है, मैं तो पूरा समर्थन देना चाहता हूं। लेकिन उसी वक्त मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम आम आदमी के बारे में अगर सोचेंगे, और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि लोगों को जीना चाहिए, उनको दिन में 3 बार खाना मिलना चाहिए, उनको आराम से सोना चाहिए, भविष्य के बारे में सपना देखने के लिए हक होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, रोज़गार होनी चाहिए ताकि उनको कुछ काम मिले बाद में, उनके लॉट इन लाइफ को बेहतर करने के लिए और उनके बच्चों के लिए भी उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचने के लिए। और ये सब हुआ तो अल्टीमेटली 5 ट्रिलियन हो या 6 ट्रिलियन हो या 4 ट्रिलियन हो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जब तक ये सब नहीं है तो GDP बढ़ना मेरे ख्याल में एक प्योरली थियोरेटिकल एक्सरसाइज बन जाती है। अगर कांग्रेस पावर में होती और ये कोविड का दौर निकला होता तो आप ऐसा क्या करते कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू लग रहा है उसे डील कर पाते? बहुत सारे आइडियाज़ हैं। पहली बात यह है कि लोगों के हाथ में अगर पैसे देंगे तो कुछ लोग अपने आप काम ढूंढ लेंगे, इसलिए न्याय स्कीम जो राहुल गांधी कुछ सालों से बात कर रहे हैं। दूसरी आइडिया है कि जो सरकार में जो वैकेंसीज है उसको तुरंत फिल करें। लाखों अप्रूव्ड जॉब्स है हमारे सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो फिल नहीं हुआ है। कांग्रेस जो भी सरकार हम जीत के आए हैं उसमें हम जल्दी ये पोस्ट को फिल कर रहे हैं जो सेंट्रल सरकार ने किए। रेलवेज में देखिए कितने वैकेंसीज हैं, अब तक कोई पोस्ट की अनाउंसमेंट नहीं। हिमाचल में तो अभी भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका राजस्थान में दिक्कत हो रही है अभी भी सरकारी नौकरियों। लेकिन देखिए पर इज द फ्यूचर सरकारी नौकरी या प्राइवेट? सरकार तो कह रही है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, आप बाकी चीजें करिए, आप देखिए अपना। लेकिन सरकार ये भी कहती है जैसे पकौड़ा फ्राई कीजिए रास्ते में कि यह ठीक है, एक BTech लेके आप आए हैं, आपको इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, आप जाके पकौड़ा फ्राई कीजिए। ये भी ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी एक तरीका। हाँ, हमारे अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा मौका मिल जाए। आजकल हमारे देश से लोग निकल के दूसरे देश जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार हमारे देश में मिलेंगे तो लोग दौड़ के भागेंगे नहीं हमसे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसे डील करने के लिए पहले सरकारी नौकरियों का जो खाली पद है उनको भरने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए मेरे दूसरे आइडियाज़ भी है। मैं जैसे मैंने आपसे कहा मैं पार्टी स्पोक्समैन नहीं हूँ, अगर पार्टी का लाइन क्या है मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हम तो इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए बहुत सारी चीज़ और कर सकते हैं। एक उदाहरण है कि हमारे भारत के कई इलाके में लोग पैसे आके इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको तकलीफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन आते हैं या कोई राजनेता आके कुछ तकलीफ देते हैं या बाद में कोई ग्रीन ट्राइब्यूनल के बहाने में कोई इन्वायरमेंटल कंप्लेन आ जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कुछ नहीं है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो कहा जाता है, कुछ देशों में है, जो इन्वेस्टर्स को कुछ गारंटी मिलना चाहिए कि आप पैसे ले आइए, वो पैसे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ ले आइए। और अगर आप लोगों से कह रहे हैं कि हमारे देश में पैसे लेके आइए, आप रोज़गार बनाइए, तो उसके लिए और कोई इंसेंटिव्स भी दे सकेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स तो एक है, टैक्स हॉलीडेज भी हो सकते हैं, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट अगर करेंगे तो शायद और लोग आएंगे। एक बुरी बात है कि जब चीन से बहुत कंपनीज निकलने की कोशिश की, हम लोग सोच रहे थे कि कई कंपनीज भारत आएंगे, बहुत कम आए। 80% से ज़्यादा वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों में चले गए जो हमारे देश आ सकते थे, लेकिन हमारे कंडीशंस इतने अच्छे नहीं लगे। नीतियों के हिसाब से, मतलब पॉलिसीज की नीतियों, वजह से? खर्च, बॉटलनेक्स, जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, रास्ते, पोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारे हालत
अच्छी नहीं है अभी भी। पर जैसा अभी नितिन जी ने शुरुआत में ही कहा कि हमारा एक टारगेट होता है और एक कमिटमेंट होता है, टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वो तो मान लिया, यू हैव टू एस्पायर। हाँ। एक ये है कि आप अगर तारा की तरफ हाथ ढूंढ लेंगे तो इसलिए स्वर्ग बनाया हुआ है कि आप कोशिश कीजिए वो तारा को छूने के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ज़मीन के बारे में भी सोचिए, हमारे जो पृथ्वी में जो चल रहा है, जिस किस्म के ज़िंदगी लोग बना रहे लोग बीत रहे हैं, उसको भी ज़रा आप देख लीजिए। और सरकार की ये ज़रूरी है, क्योंकि 2 चुनाव जीत के आके उसको क्या बोल सकेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानते हैं वो लोग। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जब शुरुआत हमने की थी और कहा था कि आप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिएक्शन दिया था बजट पे, तो आपने कहा उस समय जो जितना समझ में आया मुझे रिफ्लेक्ट करने का, अब इतने दिनों में आपने रिफ्लेक्ट कर लिया है। अब आप बजट को सम अप करके बताइए कि आपके हिसाब से, अगर आप चाहें 1 लाइन 2 लाइन, जैसे भी आप उसे सम अप करना चाहें। देखिए, अगर सम अप करूँ, मैं बताऊंगा कि मेरे ख्याल में इस बजट ने 1-2 चीज़ें अच्छे की है, उसका लॉजिक पता है, लेकिन मेरे ख्याल में मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ दिखाई दे रहे कि जो हमारे जनता की खास ज़रूरतें हैं इनके बारे में काफ़ी सोचा नहीं है, कि हमारे सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर नेट जो छोटा सा ही है हमारे देश में, उसको फिर काट किया। मतलब हमारे आम आदमी को और गरीबों के लिए बहुत बहुत कम बेनिफिट मिलेंगे इस बजट से, कि जितने भी हमारी उम्मीदें थी, आपको पता है कि किसानों के बारे में कितने बोल रहे हैं ये लोग, ये तो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो गया। अगर आप डिफेंस के बारे में सोचेंगे, मैं तो चीन के बारे में 2 मिनट पहले बताया था, हमें देखा है कि छोटा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये इंक्रीज नहीं है। तो ये सब देखने से मुझे लग रहा है कि सिर्फ कैपेक्स के बारे में बोलने का हक है सरकार को। कैपेक्स बढ़ेंगे, अच्छी बात है। क्या पूरा खर्च करेगी सरकार, ये भी 100% गारंटी नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से कैपेक्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खर्च 100% तक नहीं पहुंचा किसी भी साल। तो हम चाहेंगे कि अगर ये लोग ठीक तरह खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी सब है, मनरेगा, बेरोजगारी, महंगाई, सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, ये सब अगर सरकार कोई सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेके आके ये गैप्स को भी ज़रा फिल करे, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात किए, तब तो शायद हम ज़रा सा और खुश हो सकेंगे, क्योंकि ये कमियां के कारण मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें। थैंक यू श्वेता।